बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 2004 प्राइवेट है और क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आज कोशिश करूंगा कि मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बना लूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम बैलेंस शीट बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि सना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल 50 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10। और फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि पार 10 रुपये उन्होंने आपको बताया कि ये पार वैल्यू है और ये 50 लाख इसका रजिस्टर्ड कैपिटल है। 5 लाख, सॉरी, 5 लाख इसका रजिस्टर्ड कैपिटल है और इसका मतलब 50,000 इसके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, क्योंकि जितना रजिस्टर्ड कैपिटल होता है अगर आपको और रजिस्टर्ड कैपिटल हम अथराइज कैपिटल को कहते हैं। और दूसरा, जितने रजिस्टर्ड कैपिटल होता है उसको एक जीरो कम कर लो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। जैसे कि ये 5 लाख है तो एक जीरो कम कर लो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 50,000 होंगे। फिर आगे कह रहे हैं द अनअरेंज्ड ट्रायल बैलेंस एट December 31st 2004 वॉज एज अंडर। अब ये अनअरेंज्ड ट्रायल बैलेंस है। जैसे कैश बताया जा रहा है 1,20,000 से, अकाउंट रिसीवेबल 15,500 से, अकाउंट पेबल 1,45,000 से बता रहे हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,25,000 से बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं आगे क्या क्या चीजें बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग होगी, नीचे उन्होंने आपको एंडिंग दी होगी 1,40,000। जैसे कि आप देखो नीचे एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूड एट रुपीज 1,40,000 दी जा रही है। फिर उसके अलावा परचेज बता रहे हैं 15 लाख से, पेड अप कैपिटल बता रहे हैं 18 लाख से, ट्रांसपोर्टेशन इन बताई जा रही है 20,000 से, सैलरीज एक्सपेंस बताया जा रहा है 1,20,000 से, सेल्स बता रहे हैं 18,30,000 से, बिल्डिंग बता रहे हैं 18 लाख की, ऑडिटर फी ये आपका एक एक्सपेंस है 70,000 से, फर्नीचर आपको बताया जा रहा है 50,000 से, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बता रहे हैं 2,25,000, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बता रहे हैं ये इंश्योरेंस आपका एक एक्सपेंस होता है 10,000 से, यूटिलिटी एक्सपेंस आपको बताया जा रहा है 30,000, और टोटल जो है वो 40 लाख का अमाउंट आपको बताया जा रहा है। फिर उसके बाद नीचे इन्होंने एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। पहले हम अपनी इसकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से इसकी बनेगी। इस टाइम रात का 1:30 बज रहा है और हम आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दुआओं में याद रखा करें बेटा। कंपनी का नाम है सना लिमिटेड। और उसके बाद हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2004। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो बच्चों क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। तो सेल्स हमें इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी 18,30,000। अच्छा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट माइनस होता है, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ। तो खाली सेल्स लिखी जाएगी। फिर आप हेडिंग दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही सेल आपकी नेट सेल कहलाएगी। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली नेट सेल भी लिख सकते हो। मैं इसको सेल को कट करके नेट सेल लिख भी सकता हूँ। फिर आप लोग हेडिंग दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप लोग सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग।
तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ओपनिंग है वो आपको क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है 1,25,000, तो वो मैंने लिख दी यहाँ पर। फिर मैं लिखूंगा परचेज। परचेजेस हमें क्वेश्चन में इन्होंने दी हुई है 15 लाख से, तो अब परचेज को डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रांसपोर्टेशन भी दिया हुआ है इन्होंने, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम ऐड करते हैं। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट तो है नहीं क्वेश्चन में, वो लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन। और ट्रांसपोर्टेशन इन हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, तो ये बच्चों मैंने 20,000 लिख लिया, इसको मैं ऐड करूंगा, तब जाकर हमारे पास आएगी नेट परचेज। 15 लाख में अगर आप 20,000 ऐड करते हो तो आप लोगों के पास आएगा 15,20,000। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल्स। क्या आ जाएगा, अवेलेबल फॉर सेल्स। 15,20,000 और ऊपर था 1,25,000, तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 16,45,000। 16,45,000। फिर बच्चों आप इसमें से लेस करते हो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो इन्होंने हमें नीचे दी हुई है 1,40,000। तो 1,40,000 में क्या करूंगा, लेस करवा दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब 16,45,000 में से जब आप लोग 1,40,000 माइनस करोगे ना, तो ये आएगा आपके पास 15,05,000। 15,05,000 आई थिंक यही आएगा। मैंने अपने दिमाग का कल्लू का लेटर इस्तेमाल किया है, तो अब मोबाइल का भी लेटर इस्तेमाल करते हैं। 16,45,000 माइनस 1,40,000। 16,45,000 माइनस 1,40,000, बिल्कुल 15,05,000 आ रहा है। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तब जाकर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। किसमें से लेस करेंगे, ऊपर जो हमें इन्होंने सेल्स दी हुई है। सेल्स दी हुई है हमें 18,30,000। 18,30,000 में से अगर आप 15,05,000 माइनस करो, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 18,30,000 माइनस 15,05,000, 3,25,000 जो है वो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट।
अब बच्चों हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे और वो लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए। सबसे पहले अगर आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास जो है सैलरी एक्सपेंस आ रहा है 1,20,000। नीचे देखेंगे इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं है, बिल्कुल है, एक एडजस्टमेंट है हमारे पास। सैलरीज अनपेड है, अमाउंट ₹10,000। अनपेड यानी कि एक्रूड। और एक्रूड मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऐड करके लेके जाते हैं। तो 1,20,000 में हम इस 10,000 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस चला जाएगा हमारे पास 1,20,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो 1,30,000। एक्रूड हमेशा याद रखिएगा ऐड होता है। तो सैलरी एक्सपेंस के बाद देखते हैं और कोई एक्सपेंस है, बिल्कुल है। ऑडिटर फी आ रही है आपके पास एक एक्सपेंस, कितने से, 70,000 से। और नीचे इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो ऑडिटर फी जो है वो आपकी डायरेक्टली चली जाएगी। अमाउंट है इसका 70,000। ऑडिटर फी 70,000, 70,000। उसके बाद देखते हैं और कोई एक्सपेंस है हमारे पास। ऑडिटर फी के बाद नेक्स्ट आ रहा है यूटिलिटी एक्सपेंस है 30,000 से। इसकी नीचे एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। नीचे एडजस्टमेंट आ रही है एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस, अमाउंट आपको दिया हुआ है 5,000। देखो एक्रूड, देखो अभी मैंने ऊपर वाली एडजस्टमेंट हमने ही बताई थी ना कि एक्रूड को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो वहां पे अनपेड दिया हुआ था, अनपेड और एक्रूड जो है वो दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक ही बात होती है। तो अब एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस आपको इसने नीचे दे दिया 5,000, ऊपर 30,000 से यूटिलिटी एक्सपेंस दिया है। तो एक्रूड को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, 30,000 में 5,000 ऐड करोगे। और बच्चों इसको आप लेके जाओगे 35,000 से, ऐड करने के बाद। एक्रूड, या एक्रूड नहीं लिखेंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस लिखेंगे। और यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो हमारा चला गया 35,000। अब उसके बाद देखोगे आप लोग और कोई एक्सपेंस है, और कोई एक्सपेंस है, और कोई एक्सपेंस है। हाँ, एक और चीज रह गई ना, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, कितना दिया हुआ है, 10,000। अब इसकी नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नीचे एडजस्टमेंट आपको कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का बच्चों मतलब होता है प्रीपेड। और प्रीपेड के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रीपेड को आप क्या करते हो, माइनस। तो अब ये जो आपका ऊपर फायर इंश्योरेंस इन्होंने 10,000 दिया है, तो इसमें आप 1/5 निकालोगे क्योंकि वो अनएक्सपायर्ड है, और उसको आप माइनस कर दोगे। तो 10,000 का 1/5 निकलेगा अब। इंश्योरेंस एक्सपेंस लेके जाऊंगा। दिया हुआ इंश्योरेंस था 10,000, इसका 1/5 जो है वो प्रीपेड है। तो अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड का मतलब ही क्या होता है, प्रीपेड। तो 10,000 का 1/5 आएगा आपके पास 2,000। तो इस 2,000 को इस 10,000 में से आप क्या कर दोगे, माइनस। माइनस करोगे तो रिपोर्टिंग कितने से होगी, 8,000 से।
इंश्योरेंस एक्सपेंस भी ले गए। इसके अलावा देखते हैं और कोई एक्सपेंस है। ये रूल्स याद करने, एक्रूड को अनपेड को आप ऐड करते हो, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड क्या होता है, माइनस हो जाता है। ऊपर और कोई एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन नीचे अगर आप देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4 तक तो हम सारी ले गए थे। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कह रहे हैं कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20% एंड लैंड ऑन बिल्डिंग 2%। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका फर्नीचर पे लगेगा 20% और बिल्डिंग पे आपका कितना लगेगा, 2%। तो अब आपको डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। फर्नीचर आपका है ऊपर 50,000 से, ठीक है, इसके ऊपर 20% लग जाएगा। और बिल्डिंग ऊपर जो है वो आपकी है 18 लाख से, इसके ऊपर कितना लग जाएगा, 2%। तो अब मैं डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक चुन्नू सी हेडिंग दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले अगर हम फर्नीचर का कैलकुलेट करें, फर्नीचर की कॉस्ट उन्होंने आपको ऊपर दी है 50,000, और फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 20% लग रहा है, तो ये आ जाएगा 10,000। और अगर हम बिल्डिंग की कैलकुलेशन करते हैं, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की, बिल्डिंग आपको दी है 18 लाख से, इसका अगर 2% निकालो, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर वो कह रहा है 2% लगेगा, तो 18 लाख का 2%, तो 36,000 आ जाएगा। तो अगर आप टोटल करें तो टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन है वो देख लेते हैं। टोटल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 10,000 और 36,000, यानी कि 46,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आप 46,000 से लेके जाओगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ले गए 46,000 से। इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा दिया करे बच्चों, अच्छी बात होती है। इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा दिया करो, अच्छी बात होती है। एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई एक्सपेंस नहीं है। इसके अलावा इन्होंने रिजर्व बताया हुआ इनकम टैक्स का, वो रिजर्व है वो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट में जाएगा। इसके अलावा इन्होंने रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज बताया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगी। तो इनकम स्टेटमेंट के हमारे एक्सपेंसेस तो पूरे हो गए। इनकम देख लेते हैं, अगर कोई इनकम है सेल्स के अलावा, क्योंकि इनकम एंड में ऐड होती है। तो इनकम भी नहीं है हमारे पास। तो अब इन्हीं एक्सपेंसेस का हम टोटल कर लेंगे और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितना बन रहा है। 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 46,000। तो 2,89,000 हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है, 2,89,000।
और इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। एक दफा दोबारा से टोटल कर लेते, 130 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 8,000 प्लस 46,000, 289 आ रहा है। अब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऊपर जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला था हमने 3,25,000, उसमें से लेस करवा देंगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। 3,25,000 माइनस करेंगे 2,89,000, तो 36,000 की हमारे पास क्या आ गई, नेट इनकम। प्लस में आंसर आ रहा है तो नेट इनकम। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने जो है वो इनकम स्टेटमेंट बना ली। अब हम बना लेते हैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। कंपनी का नाम आई थिंक सना था, सना लिमिटेड कंपनी, या जो भी हो आप ठीक कर लीजिएगा अपने पास। फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। फिर उसके बाद आप लिखेंगे फॉर दी ईयर एंडेड December 31st 2004। अब रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आप रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। रिटेन अर्निंग बैलेंस, वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था वो देख लेते हैं। ये हमारे सामने जो है वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ चुका है 2,25,000। तो ये लिखेंगे। 2,25,000, इसमें फिर हम ऐड करवा देंगे नेट इनकम जो ऊपर अभी हमने निकाली है 36,000 ताजी ताजी। और नेट इनकम जो है वो हमारे पास आ गई 36,000। और इसके अलावा जो है हम इसमें से लेस करवा देंगे जितने भी रिजर्व हैं। तो दो रिजर्व मुझे नजर आए थे, तो दोनों रिजर्व लेस करवाऊंगा। एक था रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, और एक और भी रिजर्व था वो भी लेस होगा, रिजर्व फॉर, अभी देखते हैं कौन सा रिजर्व था, वो दो रिजर्व थे। और डिविडेंड था उसको भी हमने क्या करवाना है, लेस करवाना है। इंटरिम डिविडेंड था, इंटरिम का मतलब होता है हाफ ईयरली। कुछ कंपनीज होती हैं हर आधे साल बाद भी आपको डिविडेंड दे देती हैं, यानी कि प्रॉफिट दे देती है, तो वो डिविडेंड है, उसको भी लेस करेंगे। और डिविडेंड भी मेरे ख्याल में कैश डिविडेंड था। कैश डिविडेंड। तो देख लेते हैं ये सारों का अमाउंट कितना कितना आ रहा है। वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स वो आपको बता रहे हैं 6 ट्रांजेक्शन में फर्स्ट पार्ट है 10% ऑफ नेट इनकम। तो नेट इनकम तो हमने निकाल रखी है 36,000, उसका 10% निकालेंगे तो 3600 आ जाएगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज था 80,000 से, ये तो डायरेक्ट लेके जाएंगे आप।
और इंटरिम डिविडेंड था डिक्लेयर 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल उन्होंने आपको ऊपर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, अगर आप देखो 18 लाख आपको पेड अप कैपिटल दिया हुआ है। इस पेड अप कैपिटल का वो कह रहा है 10% ले जाओ आपका इंटरिम डिविडेंड, तो 18 लाख का 10% 1,80,000 आएगा। तो अब नीचे लिख लेते हैं। इनकम टैक्स का जो रिजर्व थे वो आपको बता रहे थे नेट इनकम का 10%। तो नेट इनकम ऊपर हमने निकाल रखी है 36,000। इस 36,000 का 10% ले जाएंगे हम। तो 3600 आ जाएगा। एक तो ये लेस हो जाएगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज था 80,000 से, इसको भी आप बच्चों लेस करवा दोगे। और एक कैश डिविडेंड था पेड अप कैपिटल का 10%। पेड अप कैपिटल हमारे पास 18 लाख है, उसका 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 1,80,000 आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होंगी, लेस होंगी, और एक सिर्फ नेट इनकम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा रिटेन अर्निंग का। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। अब हम टोटल कर लेते हैं। 2,25,000 जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें प्लस करते हैं 36,000, माइनस करते हैं 3,600, माइनस करते हैं 80,000, और माइनस कर देते 1,80,000। तो 2,600 नेगेटिव आ रहा है मेरे पास। तो रिटेन अर्निंग का इस दफा जो बैलेंस आया है 2,600, वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एक दफा दोबारा से टोटल कर लेता हूँ फिर भी। 225,000 प्लस 36,000 माइनस 3,600 माइनस 80,000 एंड माइनस 1,80,000, 2,600 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो इसको जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिटेन अर्निंग का अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाए तो उसको आप बैलेंस शीट में कैसे शो करते हो। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो था वो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग पे था। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।